लॉ ऑफ वन चैप्टर 13 सवाल 13.9 13.8 13.8 में डॉन पूछता है अच्छा ठीक है तो अब उसके बाद क्या हुआ। अनंत बुद्धिमानिता बन गई, उसके आगे क्या हुआ। तो रा कहता है अगला कदम अभी भी आपके भ्रम में इस स्थान समय के संबंध में इसकी प्रगति को प्राप्त करना है, जैसा कि आप इसे अपने भ्रम में देख सकते हैं। अगला कदम रचनात्मक सिद्धांत के प्रति एक अनंत प्रतिक्रिया है जो अपनी मौलिक विकृतियों में से एक इच्छा की स्वतंत्रता में एक के कानून का पालन करता है। इस प्रकार अनेक अनेक आयाम संख्या में अनंत संभव हैं। ऊर्जा सबसे पहले यादृच्छिक रचनात्मक बल के फैलने के कारण बुद्धिमान अनंत से आगे बढ़ती है। फिर ये एक ऐसे पैटर्न बनाती है जो होलोग्राफिक शैली में संपूर्ण सृष्टि के रूप में प्रकट होती है, चाहे किसी भी दिशा या ऊर्जा की खोज की जाए। ऊर्जा के ये पैटर्न तब शुरू होते हैं अपने स्वयं के स्थानीय जिसे हम कहेंगे कि ऊर्जा के लय और क्षेत्रों को नियमित करते हैं। इस प्रकार आयाम और ब्रह्मांड बनते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उसके बाद अनंत बुद्धिमानिता जब बन गई तो उन्होंने उसमें से कई सारे आयाम बने। लॉ ऑफ वन नियम एक के नियम के अनुसार या उसके हिसाब से सबसे पहले फ्री विल बनी और फ्री विल के हिसाब से आगे अनंत आयाम बने। और जो ऊर्जा है वो अनंत बुद्धिमानिता से बाहर की ओर जिस तरह से फैलती गई, एक भ्रमिक छाया होलोग्राफिक, तो होलोग्राम जिस तरह से होते हैं वो देखने में सिर्फ नजर आते हैं लेकिन असल में उसका मूल कहीं और होता है। तो अनंत बुद्धिमानिता के अंदर रचनाकार के अंदर उसके दिमाग के अंदर जो भी सोच है या जो भी सच्चाई है वो उसके दिमाग में है। उसके होलोग्राफिक परछाई के हिसाब से आयाम और ब्रह्मांड बनते गए। और उन्होंने ये कहा रा ने कि उसका अगला कदम जो है वो ऐसा नहीं है कि पूरा हो चुका है, वो आपके स्थान और समय में इस धरती के ऊपर अभी भी चल रहा है, वो पूर्ण नहीं हुआ है। तो डॉन पूछता है कि आप हमें बता सकते हैं कि ये हमारी आकाश गंगा और हमारे ग्रह कैसे बने, हमारा सोलर सिस्टम जो है ये कैसे बना। तो रा कहते हैं आपको इस प्रश्न में विचार की एक बड़ी छलांग की कल्पना करनी चाहिए, क्योंकि अंतिम प्रश्न में भौतिक, जैसे कि आप इसे कहते हैं, ब्रह्मांड अभी तक पैदा नहीं हुए थे। रचनात्मक सिद्धांत से निकलने वाली विभिन्न ऊर्जाओं के व्यक्तिकरण तक ऊर्जाएं तेजी से बुद्धिमान पैटर्न में चली गई। बुद्धिमान अनंत ऐसे बन गए जैसे सह निर्माता हूं। तो बेसिकली राय ये कह रहे हैं कि भौतिकता नहीं बनी थी। ईश्वर के दिमाग में तो बहुत सारी चीजें बन गई थी, अनंत बुद्धिमानिता में बहुत सारी चीजें बन गई थी, पर उसका भौतिक आकार जो है वो अभी तक नहीं बना था। और ये तब बनना शुरू हुआ जब निर्माता या रचयिता या भगवान के सह निर्माता बनते गए। मतलब कि जैसे पा ने समझाया था, अगर आपने उनका लाइव सेशन देखा हो, तो एक लोगोस ने कई सारे लोगोस बनाए और वो लोगोस जो सह निर्माता हैं उन्होंने भौतिकता का निर्माण करना शुरू किया। आगे वो कहते हैं प्रकाश की अवधारणा विचार की इस महान छलांग को समझने में सहायक है, क्योंकि अनंत की यह कंपन संबंधी विकृति उस चीज का निर्माण खंड है जिसे पदार्थ के रूप में जाना जाता है। प्रकाश बुद्धिमान और ऊर्जा से भरपूर है। इस प्रकार यह बुद्धिमान अनंत की पहली विकृति है जो रचनात्मक सिद्धांत द्वारा बुलाया गया था मतलब कि एक तरह से उनकी इच्छा हुई थी बनाने की। तो रोशनी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि अनंत बुद्धिमानिता तो रोशनी है। और रोशनी ने जब एक तरह से ये छलांग लगाई अपनी सोच में, और कंपनता के अलग अलग
स्तरों के हिसाब से उन्होंने अनंतता की जो कंपनता है उसके अलग अलग स्तर के हिसाब से चीजें बननी शुरू हुई। और रोशनी जो है वो बुद्धिमान है और उसके अंदर ऊर्जा भरी हुई है। और यहाँ से फर्स्ट डिस्टॉर्शन ऑफ इंटेलिजेंट इंफिनिटी, मतलब के अनंत बुद्धिमानिता का पहला विभाजन यहाँ से शुरू हुआ। प्रेम की इस रोशनी को इसकी घटनाओं में कुछ खास विशेषताओं के साथ बनाया गया था। उनमें से अनंत संपूर्ण को सीधी रेखा द्वारा विरोधाभासी रूप से वर्णित किया गया है। जैसे हम लोग समझते हैं ना कि समय एक लाइन में चलता है, कल था, आज है, कल होगा, ऐसा तो नहीं होता। 15 मई तक नेटफ्लिक्स के ऊपर लूसी फिल्म जो है वो फ्री है। इससे पहले वो उसका चार्ज ले रहे थे और मेरे ख्याल से प्राइम पे थी और पैसे देकर ही देख सकते थे। और 15 मई के बाद भी आपको कुछ 200-300 रुपए जो भी होगा वो देने पड़ेंगे। इससे पहले कि ऐसा हो, मेरी सलाह है, सजेशन है, आप मानना चाहो तो, कि वो फिल्म देख लो। क्योंकि वो फिल्म जब देख ली तो आपको ये 13 चैप्टर ना ऐसे समझ में आ जाएगा। मतलब कि 13 चैप्टर को पहले ने समझाया, हम लोगों ने समझने की कोशिश की। उसके अंदर लॉ ऑफ वन क्या है, कैसे है, उसके अंदर अनंत बुद्धिमानिता किस तरह से, उसकी कंपनता वगैरह, हर चीज इतनी सुंदरता से बताई गई है। शुरू शुरू में शायद आपको लगेगा कि ये क्या है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान से सुनना, उसके अंदर जो फिलॉसफी बताई गई है वो ये सारी बातों के बारे में बताई गई है कि कैसे विरोधाभास, कैसे भ्रम की ये दुनिया। हम लोग छोटी छोटी चीजों के लिए जिंदगी में रोते रहते हैं। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास प्यार नहीं है, किसी के बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया, किसी की सास तंग कर रही है, ब्ला ब्ला। लेकिन दुनिया जो है और जिंदगी जो है वो इससे कहीं महान है। बस हमें नजर नहीं आती और हमें समझ में नहीं आता क्योंकि हमारे दिमाग में भूलने का पर्दा लगा हुआ है। तो वो उस फिल्म के अंदर लूसी का भूलने का पर्दा हट जाता है और धीरे धीरे हटता है। जैसे 1%, 10%, 20%, 30%, वैसे वैसे उसे जो ब्रह्मांड के नजारे होते हैं कि 100% तक पहुंचने के बाद तो वो खुद, मतलब हर इंसान अगर अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर ले तो वो भगवान बन जाए। बेसिकली सार ये था। लेकिन उसको इतनी सुंदरता से बताया गया था कि उसमें पूरा एवोल्यूशन के, आज से अगर हम पीछे जाएं तो ब्रह्मांड कहाँ से शुरू हुआ वो पूरा दिखाया गया है। वो जरूर देखना, आपको ये 13 चैप्टर समझने में आसानी हो जाएगी। इसके आगे वो कहते हैं ये विरोधाभास विभिन्न भौतिक भ्रम संस्थाओं के आकार के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्हें आप सौरमंडल, आकाशगंगाएं और ग्रह कहते हैं, जो सभी घूमते हैं और लेंटिक्युलर की ओर झुकते हैं। लेंटिक्युलर मतलब मेरे हिसाब से वो ऐसे अंडाकार शेप में घूमते हैं और थोड़ा सा सीधा, जैसे एक गेंद होती है वो सीधी नहीं, थोड़ी सी टेढ़ी होती है। तो हर ग्रह कुछ इस तरह से होता है। I will go on to the next question, 13.10. I will see you there. Goodbye.